So let's start with the checklist. What is checklist? First, before starting the checklist, let me show you one image. See, this is a image of checklist. आप लोग याद करो, जैसे when you go for any outing या फिर when you go for any journey और किसी टूर में जाते हैं, तो आप एक लिस्ट बनाते हैं, चेक लिस्ट बनाते हैं. जैसे आप लैब में आप लोग को बुलाते हैं, हम लोग लैब में बहुत सारे आइटम्स है, उसकी एक चेक लिस्ट बनी है कि इट इज़ प्रेजेंट और नॉट, इट इज़ देयर और नॉट, येस और नो. और या तो येस तो नो लिखा रहेगा या तो टिक मार्क किया जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड द चेक लिस्ट. सी इट व्हाट इज ओवर हियर. Students are actively participating in this object. Students are having a hard time in answering the problem. See, आप लोग observations में ये जो observations, let me use, आप observations पे what you are going to observe that you will write over here. आपको जैसे आपकी study में you are going to do the study on BSc first year regarding the dance. अब you will ask about what you want to observe actually by using this checklist. आप इस checklist के थ्रू आपको क्या मेजर करना है? स्टूडेंट का बिहेवियर, स्टूडेंट्स का थॉट एटीट्यूड रिगार्डिंग दी डांस. आपको क्या चीज़ उसमें, आपको किस टाइप का डेटा आपको कलेक्ट करना है, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट, क्या इन्फॉर्मेशन आपको अपनी स्टडी के लिए चाहिए, दैट यू विल आस्क ओवर हियर. आप वो यहाँ पर पूछेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एग्जांपल. आप BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स डांस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. इफ़ करते हैं तो यू विल राइट ओवर हियर यस, और अगर नहीं करते हैं तो विल पुट नो. अंडरस्टैंड. तो दिस इज़ दी चेकलिस्ट. तो चेकलिस्ट के थ्रू हम क्या किया, हमने एक रेस्पोंडेंट का, एक पॉपुलेशन का, उनके थॉट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली गैदर कर पाए हैं कि एक पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट उस टॉपिक के लिए क्या सोचती है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्टडी. हमको वही डेटा चाहिए ना कि वो उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिलीफ क्या है, वो क्या सोचता है रिगार्डिंग दिस डांस, रिगार्डिंग दिस टॉपिक. तो दिस इज कॉल्ड दी चेक लिस्ट. सी, अब आप इमेज जो मैंने आपको दिखाया था दैट यू कीप इन योर माइंड, और उसके बाद विल स्टडी. सी ए चेकलिस्ट don't see these things. I'm reading this second line. The checklist consists of a list of items. जैसे मैंने आपको दिखाया है, द चेकलिस्ट कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ आइटम विथ ए प्लेस टू चेक और मार्क यस और नो. जैसे यहाँ पे यस और नो लिखा था, तो आप इसी इमेज को डिस्क्राइब करोगे. द चेकलिस्ट कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ आइटम्स विथ ए प्लेस टू चेक, और वहाँ पर प्लेस था चेक करने का और टू मार्क करने का यस और नो. अंडरस्टैंड. तो दिस इज कॉल्ड दी चेकलिस्ट. नाउ नेक्स्ट, पर्पसेस ऑफ द चेकलिस्ट. अब यू जस्ट थिंक कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चेकलिस्ट, क्या पर्पस हो सकते हैं. सी, फर्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ चेकलिस्ट इज टू कॉल अटेंशन टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a situation to see that nothing of importance is overlooked. See, अगर हम ऐसा एक ड्रॉ करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर जर्नी. ठीक है. सी, एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू गो फॉर आउटिंग फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए आपको आउटिंग के लिए जाना है. ठीक है. रिकॉर्ड हो रहा है क्यों? For a week you are going for a tour or any outing. ठीक है. You have to list what things you have to take with you. अब आपको क्या चीज़ अपने साथ में रखना है उसकी आप एक लिस्ट बनाओगे. ठीक है. बिफोर लिविंग होम, जैसे घर छोड़ने से पहले आप वो सारी चीज़ें लिस्ट जो बनाए रखोगे, उसको आप चेक करोगे कि मैंने ये सारा चीज़ ले लिया है कि नहीं. इफ विल चेक योर बैग विद द लिस्ट, देयर विल बी लेस चांस ऑफ फॉरगेटिंग टू टेक एनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स. जैसे मैं ब्रश भूल गई, मैं चार्जर भूल गई. अगर आप ये सारा लिस्ट आउट कर दोगे तो बिफोर लिविंग द होम आप कॉन्फिडेंस में रहोगे कि मेरे पास सारी चीज़ें अच्छे से पैक हो चुकी हैं, मुझे
मेरा कोई भी चीज़ मिस नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ ए, समझ में आ रहा है, दिस इज़ ए मेन पर्पस क्या समझ में आया कि हम अटेंशन दे पाएंगे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर ऑब्जेक्ट्स, हमारी चीज़ों पे हम ओवर अटेंशन दे पाएंगे, अटेंशन दे के हम उनको हर एस्पेक्ट में हम उनको समझ पाएंगे, हर सिचुएशंस में हम हर ऑब्जेक्ट्स को, हर सिचुएशन को हम वी कैन अंडरस्टैंड द बेटर टू सी दैट नथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इज ओवरलुक्ड। अब इसमें क्या होता है, कई चीज़ें जो जैसे होती है ना, जैसे ड्रेसेस, अब मैं ड्रेसेस के लिए ओवरलुक्ड हूँ और ड्रेसेस के चक्कर में मैं अपने टूथब्रश टूथपेस्ट स्किप कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड द ओवरलुक्ड। अब अगर मैं ये चेकलिस्ट बनाती हूँ तो ओवरलुक्ड मैं अवॉइड करूँगी, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ओवरलुक नहीं करते हैं, अगर चेकलिस्ट हम बनाएंगे तो विल फॉलो द प्रॉपर थिंग्स विथ अस और विल फोकस एवरीथिंग इन वेरी सिमिलर और equal aspects, understand. So this was the example and purpose of the checklist. Responses to the checklist item are largely a matter of fact, no need of this. Let's move next slide. Uses of checklist. Definitely this is there are the various uses of the checklist. First we'll see the checklists are used for various purposes, as we have discussed that we can check our requirement for journey, जैसे मैंने journey के लिए बताया था. Birthday list, if you are going to call your friends for birthday, आप अपने birthdays की friend list बनाते हो, ये इसको बुलाना है, इसको बुलाना है, इसको बुलाना है, you will do yes no, इसको नहीं बुलाया है, नहीं बुलाया, you will tick off क्रॉस. तो दिस इज, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं चेकलिस्ट के. जैसे प्रोफार्मा फॉर पासपोर्ट के लिए प्रोफार्मा, आप एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करते हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने पड़ते, तो ये डॉक्यूमेंट्स है, तो आप उसको लिस्ट आउट कर देते हो. बिफोर डूइंग एनी वर्क, आप जैसे हम वी टीचर्स, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल द टीचर्स, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ दैट कि जैसे मैं कॉलेज पहुँचती हूँ, आई टुक माई डायरी एंड आई प्रिपेयर वन चेकलिस्ट. लिखती हूँ कि आज के डेट में क्या क्या इज़ माई वर्क और क्या क्या मुझे कंप्लीट करना है बिफोर लिविंग माई कॉलेज. जैसे 3 बजता है, बिफोर लिविंग इंस्टीट्यूट, आई जस्ट क्रॉस चेक कि मैंने ये सारा टास्क वर्क मैंने फिनिश किया है कि नहीं. तो दिस इज कॉल्ड द चेकलिस्ट. तो इस चेकलिस्ट से क्या हुआ, मैं आई गिवन इक्वल, जैसे अगर मैं ये चेकलिस्ट नहीं बनाती तो मैं फोकस नहीं कर पाती, अटेंशन नहीं देख पाती ऑल दी वर्क्स में, मैं केवल एक काम में उलझी रहती और मैं रिमेंबर करती रहती और क्या काम है और क्या काम है. तो ये सब मिस एम्बरेसिंग और अनकन्वीनियंस से मैं बच पाती हूँ इफ़ आई एम यूजिंग दिस चेकलिस्ट. सो नेक्स्ट विल, देन देयर इज़ अ लेस चांस ऑफ ओवरलुकिंग एनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स. कोई इम्पॉर्टेंट थिंग है जो छूट जाते हैं, तो चेकलिस्ट का ये फ़ायदा होता है. नेक्स्ट इज एज इट इज़ यूज़फुल इन ओवर डेली लाइफ. एग्जैक्टली जैसे मैंने अपना बताया, फॉर माई डेली लाइफ इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू कलेक्ट फैक्ट्स फॉर एजुकेशनल सर्वे. जो आप अपने डेली लाइफ के बारे में कुछ भी लिख सकते हो यार, जैसे किसी का बिहेवियर आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, अगर बिहेवियर इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, आपको किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, तो यू विल राइट डाउन ऑल द बिहेवियर्स ऑफ दैट. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो. आप अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को रेट कर सकते हो. जैसे आप अपने सारे वीकनेस, सारे पॉजिटिव चीज़ें सब लिस्ट आउट करो, देखते हैं कि what behavior suits you. तो इस लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा, that will be your rating, that will be your personality. तो this is called this is the uses of the checklist. Hints on constructing checklist. चेकलिस्ट बनाने से पहले या फिर बनाओ उस टाइम पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसका ध्यान रखना पड़ता है. आइटम्स इन द चेकलिस्ट मे बी कंटिन्यूस और डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड आइटम. सी, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर गोइंग फॉर आउटिंग इन फॉर संडे को आप आउटिंग पे जा रहे हो एंड यू हैव लॉट मैनी लिस्ट कि आपको ग्रॉसरीज भी करना है, ठीक है, उस दिन आपको ग्रॉसरीज भी लेना है, उस दिन आपको अपने आउटफिट्स भी लेने हैं, उस दिन आपको आपके मेकअप आइटम्स भी लेने हैं ना. व्हाट यू विल डू, क्या ग्रॉसरीज के लिस्ट में आप मेकअप आइटम्स या फिर मेरे को आज सूट या फिर जंप सूट लेना है आप ये लिखोगे? नो. तो यू विल प्रिपेयर वन ग्रुप or 2 group or 3 group. This group will be group of grocery, this group will be group of outfits, this group will be for your makeup, understand. So this is called the group.
तो items is in the checklist may be continuous or divided into groups of related items. जो भी related items है उसके एक group बनने चाहिए. Items should be arranged in a category and the categories in a logical or psychological orders. Definitely एक logic order में होना चाहिए. जैसे यहाँ हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे आप ग्रॉसरीज की लिस्ट बनाते हो. आई डोंट नो आप लोग कैसे बनाते हो, बट एज ए लॉजिकली बनता कैसे है ग्रॉसरीज की लिस्ट. मेजर आइटम्स फर्स्ट वी राइट और मोर इम्पॉर्टेंट आइटम्स फर्स्ट वी राइट, लाइक rice. For me, rice is very important. Isliye I'm telling you rice. If we don't have atta, we'll write atta, dal, chawal. These are the more oil, cooking oil. So these are the major important things. So we'll write this first. Understand? So this is called the arrangement of the arrangement of the items. So next is terms. Next I'm reading this. Terms used in the item should be clearly defined. Definitely clearly defined होनी चाहिए कि क्या items you are going to purchase, what items you are going to ask to your respondent. आप अपने respondent से क्या पूछना चाह रहे हो, किस टाइप का behavior notice करना चाह रहे हो, वो आपको clearly defined होना चाहिए. पता चला आपने इतना बड़ा sentence लिखा है कि क्या आपको डांस अच्छा लगता है, आप पूछ रहे हो और वो क्लियरली नहीं लिखा, आप घुमा फिरा के लिख रहे हो, तो इसका आंसर आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा. इसलिए क्वेश्चंस को आपको बहुत ही सीधे और डिफाइंड क्लियरली होना चाहिए. चेकलिस्ट शुड बी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर. ऑब्वियसली इट शुड बी कंटिन्यूस. ऐसे रुक रुक के नहीं लेना है. और कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स इन ए नेचर मीन्स थोड़ा सा डेप्थ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर चल दिए बस थोड़ा बहुत हाँ ना करके ले लिए. नो, इट शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. ए पैलेट स्टडी शुड बी टेकन. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. checklist can be constructed in 4 different way by arranging items differently. Depends on you कि आप उसको 4 डिफरेंट वेज में कर रहे हो या फिर किस तरीके से आप कर रहे हो. तो अगर एक बेस्ट चेकलिस्ट आपको क्रिएट करना है तो आप उसको 4 डिफरेंट वेज में अरेंज करके आइटम्स को डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज करके यू कैन डू द बेस्ट checklist. So these are the main hints of constructing checklist. Another hints for constructing checklist are in one of the see first, in one of the arrangement, all items found in a situation are to be checked. For example, a subject may be asked to check in the blank side of each activity undertaken in the school. This is the example of school. अगर आपको जैसे we have so many things, like जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया था ना, देखो सी दिस इज़ दैट चेकलिस्ट इमेज. अब आपको यहाँ पर ये पूरा आपका कंटेंट है, व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क टू योर कैंडिडेट और योर रेस्पोंडेंट, एंड योर रेस्पोंडेंट विल टिक ओवर हियर येस और नो में. अगर उसको कुछ नो लगता है तो ही विल पुट नो, और अगर कुछ येस लगता है तो ही विल पुट येस. तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स भी दे सकते हो. दिस आर दी टाइप्स कैसे आपको डिफाइन करना है या फिर कैसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, डिपेंड्स ऑन यू. कोई येस और नो में भी करता है और कोई ऐसे ब्लैंक भी ओपन करता है. इन दिस फॉर्म ऑल द आइटम्स आर पॉजिटिव स्टेटमेंट विद द चेक टू बी मार्क्ड इन ए कॉलम ऑफ ए राइट. फॉर एग्जाम्पल फॉर द स्कूल फंक्शन, मैं आपको आपके ही एग्जाम्पल्स दूंगी. लेट मी फिनिश. सी अब जैसे फॉर योर स्टडी like you'd like to observe the behavior of your students regarding the classical dance. Understand? So what you will ask to your students, what you will ask to your respondent. आप क्या पूछोगे अपने रिस्पोंडेंट से? आप बहुत सारे उसके क्वेश्चंस बनाओगे कि क्लासिकल डांस, डू यू नो हाउ टू डू द क्लासिकल डांस. ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे. अगर उनको पता होगा तो दे विल राइट मार्क इन द यस, और नहीं पता होगा तो नो में करेंगे. ठीक है. अब आप पूछोगे कि do you like to go with the classical dance, or
डू यू नो एनी क्लासिकल डांस, और तो उसको जो क्लासिकल डांस के बारे में उसको पता होगा, वो जितना उसको नॉलेज होगा ही विल पुट राइट इन द यस और नो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपने रेस्पोंडेंट के आंसर्स, रेस्पोंडेंट के व्यूज़ और रेस्पोंडेंट के डेटा यू विल कलेक्ट। तो इस तरीके से भी आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। स्टूडेंट्स कैन मेजर देयर ओन बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट। डेफिनेटली आप अपने ओन बिहेवियर भी चेकलिस्ट कर सकते हो। ईजी एंड सिंपल टू यूज़ एंड फ्रेम द टूल्स। इसमें कोई ताम झाम नहीं है, सीधा आप लोग को लाइन खींचने हैं, लिस्ट आउट करना है व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व, उसके बाद येस और नो करने हैं। यू विल गिव द स्पेस टू रेस्पोंडेंट टू पुट टू टिक मार्क और मार्क द येस और नो। तो दिस इज़ वेरी सिंपल फ्रेम। वांटेड एंड अनवांटेड बिहेवियर कैन बी इंक्लूडेड। हाँ, अगर आप वांटेड इन अनवांटेड बिहेवियर इंक्लूड करोगे तभी आप किसी बंदे के बिहेवियर और पर्सनालिटी को असेस कर पाओगे। पर्सनल सोशल डेवलपमेंट कैन बी चेक। डेफिनेटली सब टाइप के आप पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आर लिमिटेशंस। ओनली द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एबिलिटी कैन बी टेस्टेड। डेफिनेटली आप जैसे सी आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस, read this example. You want to test the storytelling skill of a student. You can check। अब मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिंपल से एक बात बता रही हूँ आपको। अगर आप किसी स्टूडेंट के स्टोरी टेलिंग स्किल को आप चेक करना चाहते हैं तो whether the student developed or not developed the skill, but you cannot study how much he has developed. When we want to check yes or no, तो जैसे आप किसी से पूछोगे, बस उस स्टूडेंट से आप पूछोगे कि आपको हाउ मच, आप उसको किस तरीके से पूछोगे, हाँ, हाउ मच ही हैज़ डेवलप्ड। जैसे आपको, अब मैं थर्ड ईयर से ही पूछती हूँ, तुम लोग को ही एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग को कितना कोरोना वायरस के बारे में पता है। अब क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आपके चेकलिस्ट के लिए वैलिड है? आप इसमें क्या आंसर करोगे? कितना पता है आप लोगों के बारे में? आपको पता होगा यू विल पुट येस, नहीं पता होगा तो यू विल पुट नो। कितना पता है, क्या हम ये एसेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द लिमिटेशंस। इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के आंसर, हम इस टाइप के डेटा हम नहीं ले पाएंगे। तो इस टाइप के डेटा लेने के लिए हमारे पास एक और टूल्स हैं दैट विल सी लेटर। तो ये इसका लिमिटेशन है कि इस चेकलिस्ट के थ्रू हम किसी चीज़ को कितना है वो नहीं चेक कर पाते हैं। तो दिस इज़ द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस चेकलिस्ट। नेक्स्ट विल सी द रेटिंग स्केल।